Hello students, so welcome back. This is a new lecture in the series of fluid mechanics for junior engineer level exams. सबसे पहले इस लेक्चर की शुरुआत करने के पहले मैं आप लोगों का थैंक यू करना चाहूँगा कि आप लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इतने लंबे समय से और पढ़ रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं और इससे बेनिफिट ले रहे हैं जो भी लेक्चर सीरीज़ हमने अभी चलाई थी यूट्यूब पे। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इन्हीं वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ। जो लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ना चाहें वो लोग भी पढ़ सकते हैं, डेफिनेट कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ सकते हैं, और जो पूरा पढ़ना चाहते हैं वो पूरी जो हमारी प्लेलिस्ट है वो पूरी की पूरी देख के इस पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच और मैं शुरू करता हूँ आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम इन दोनों सवालों के बारे में बात करेंगे। ये दोनों सवाल लगते बहुत छोटे हैं लेकिन हैं बहुत कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, तो ज़रा इनके बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर ली जाएगी। सवाल पहला है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लोज। टाइप्स ऑफ फ्लोज, बहाव, फ्लो यानी बहाव, जो बहाव होते हैं उनकी क्या क्या टाइप्स होती हैं, उनकी क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए, अलग अलग जब भी आप कैटेगराइजेशन की बात करते हो, किसी भी चीज़ की कैटेगरी बनाने की बात करते हो, तो उसके लिए आपको एक मेजर पैरामीटर पहले लेना पड़ता है। एक पैरामीटर पहले आपको चूज करना पड़ेगा, उस पैरामीटर के मद्देनज़र आप कैटेगरीज बनाते हैं। ये बात समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप समझो मेरी बात को, मॉल में ट्रायल रूम्स होते हैं, है ना। ट्रायल रूम्स में जो पैरामीटर लिया गया वो लिया गया जेंडर्स, यानी मेल्स का ट्रायल रूम ये है, फीमेल्स का ट्रायल रूम ये है। तो दो कैटेगरीज बन गई ट्रायल रूम्स की। ट्रायल रूम्स एक ही पर्पस के लिए बनते हैं, है ना, कपड़े ट्राई करने के लिए या उसके लिए बनते हैं। तो उसी प्रकार से सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट है उस पैरामीटर को चूज करना जिस पैरामीटर के बेसिस पे हम कैटेगरीज को बनाएंगे। ठीक है, तो अब उन पैरामीटर्स के बेसिस पे हमने 4 मेजर प्रकार के टाइप्स ऑफ फ्लोज को डिफाइन किया है। उनके मैं नाम पहले यहां लिख दूंगा, फिर आपको उनके बारे में समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले इन नामों को लिख लीजिए। टाइप्स ऑफ फ्लोज जो रहते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लोज जो रहते हैं, एक सेकेंड, टाइप्स ऑफ फ्लोज जो रहते हैं ये बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। दूसरा होता है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। तीसरा होता है कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो। और चौथी मेजर कैटेगरी जो होती है वो होती है लैमिनार एंड टर्ब्यूलेंट फ्लो। अब ये 4 कैटेगरीज हैं हमारे पास। ठीक है, इनके बारे में अब डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जो पहली कैटेगरी है हमारे पास, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इसके लिए जो पैरामीटर होता है दैट इज स्पेस यानी दूरी। ऐसा समझिए कि मान लेते हैं कि एक फ्लो टेक प्लेस कर रहा था, पानी का फ्लो टेक प्लेस कर रहा है एक पाइप के थ्रू। तो मैं यहाँ पे अगर एक सेक्शन ले लूँ और ये दूसरा सेक्शन ले लूँ, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, और अगर एक टाइम इंस्टेंट को चूज किया जाए, टाइम इंस्टेंट यानी समय को फ्रीज कर दिया, समय रोक दिया। ठीक है, समय रोक दिया है, और एक ही समय पे इस सेक्शन पे और इस सेक्शन के ऊपर अगर फ्लो की प्रॉपर्टी सेम है, ध्यान देना है, समय क्या है, टाइम इज फिक्स्ड, यानी एक ही इंस्टेंट पे इस सेक्शन पे और इस सेक्शन पे अगर प्रॉपर्टी सेम आ गई तो हम कहेंगे कि वो जो फ्लो है दैट इज यूनिफॉर्म फ्लो। यानी यूनिफॉर्म फ्लो कौन सा होता है
कि जो स्पेस के साथ यानी डिस्टेंस के साथ जो फ्लो की प्रॉपर्टी में बदलाव ना आए उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। इसका जस्ट उल्टा होता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। सिचुएशन यही है, एक पाइप है जिससे पानी फ्लो कर रहा है। पानी जब फ्लो कर रहा है, हमने दो सेक्शन ले रखे हैं जैसे हमने पहले ले रखे थे, लेकिन जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, अब प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो मैं बार बार यूज कर रहा हूं। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो जो है इसको आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे आप उसको वेलोसिटी ऑफ फ्लो ले सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ फ्लो ले सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को कंसिडर किया जा सकता है जो फ्लो को कैटेगराइज करने में, उसको उस फ्लो को समझने में मदद करे, है ना, जिसको हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। उन सारी प्रॉपर्टीज को जो हम पढ़ते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टेम्पोरल वेलोसिटी, कन्वेक्टिव वेलोसिटी, ये सारी जो चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो पे। यानी फ्लो को समझने में ये सारी चीज़ें मददगार होती हैं। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो अगर दोनों सेक्शन पे कांस्टेंट बनी रही तो वो बन गया यूनिफॉर्म फ्लो। और अगर प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो एक सेक्शन पे, जैसे मान लो कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये 10 है, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई 20 और टाइम फिक्स था, यानी मैं यहाँ पे समय को रोक दिया हूँ, समय आगे नहीं बढ़ रहा है, एक ही समय पे इस सेक्शन पे वेलोसिटी 10 है, इस सेक्शन पे वेलोसिटी 20 है। अगर ये सिचुएशन बनती है तो मैं कहूँगा कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। अगर इस सेक्शन में वेलोसिटी 10 है और यहाँ पे भी वेलोसिटी 10 ही रही तो मैं कहूँगा ये यूनिफॉर्म फ्लो है। ठीक है, ये मुझे समझाना था आपको। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। दूसरा जो टाइप ऑफ फ्लो होता है, दिस इज स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। इसमें जो पैरामीटर होता है, दिस इज टाइम। पैरामीटर जो होता है, दिस इज टाइम कैसे? देखिए, अब इसके बारे में समझना है अगर, तो अब टाइम फिक्स नहीं रहेगा और सेक्शन सिर्फ एक ही रहेगा। यानी एक पाइप था, उससे पानी फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक सेक्शन ले लिया मैंने, ठीक है। उस सेक्शन पे, इसी सेक्शन के ऊपर मान लेते हैं टाइम 0 सेकेंड पे, यानी शुरुआत पे जो वेलोसिटी आ रही थी वो आ रही थी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम 10 सेकेंड पे या आर्बिट्री कुछ भी 10 सेकेंड 20 सेकेंड जो भी है, किसी भी समय जब स्टॉप वॉच मैंने शुरू करके बंद करी तो दोबारा मैंने वेलोसिटी जब मेजर करी वो 10 मीटर पर सेकेंड ही रही एक सेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो यानी समय के साथ इस पैरामीटर में कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिला, ठीक है। इस पैरामीटर में कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिला एक ही सेक्शन के ऊपर। तो जो फ्लो कहलाएगा वो फ्लो कहलाएगा स्टेडी फ्लो। वो क्या फ्लो कहलाएगा? स्टेडी फ्लो। यानी समय के साथ जिस फ्लो की प्रॉपर्टी में कोई भी बदलाव ना आए वो जो फ्लो होता है दैट इज स्टेडी फ्लो। अब आते हैं अनस्टेडी फ्लो पे। बस वही उसी का उल्टा। टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 0 पे 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी मिली। टी इक्वल टू मान लो 10 सेकेंड पे v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हमें प्राप्त हुई। तो ये जो दोनों वेलोसिटीज हैं, ये दोनों वेलोसिटीज अलग अलग है। t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है वो अलग है, t इक्वल टू 10 पे वेलोसिटी अलग है। तो अगर वेलोसिटीज की ये जो वैल्यू है ये चेंज हो गई, वेलोसिटी मैं बार बार यूज नहीं करूंगा, मैं प्रॉपर्टी वर्ड को ज़्यादा अच्छे से यूज करने की कोशिश करूंगा। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो जो होती है उसको, वो अगर हमारे पास चेंज होती है समय के साथ तो वो कहलाता है अनस्टेडी फ्लो, ठीक है। अनस्टेडी एंड स्टेडी फ्लो हो चुका है, ये दोनों हो चुके हैं। अब आते हैं कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो पे, ठीक है। देखो, इनकंप्रेसिबल फ्लो का मतलब क्या होता है? इनकंप्रेसिबल फ्लो एक मेजर टर्मिनोलॉजी है जिसका उपयोग किया जाता है बहुत सारे एजम्पशंस में। फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत सारी थ्योरीज प्रपोज्ड हैं। उन सभी थ्योरीज में मैक्सिमम जगह पे आपको ये अजम्पशन कि फ्लो इनकंप्रेसिबल है ये आपको मिलेगा। फ्लो इनकंप्रेसिबल का जो अर्थ है वो सिर्फ इतना सा है कि जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, जो फ्लो कर रही है, जो फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है, उसकी जो डेंसिटी है रो, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। यानी डेंसिटी जो रहेगी वो कांस्टेंट ही रहेगी, किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी में बदलाव नहीं आ रहा है।
ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम लोग कहते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इसे हम लोग कहते हैं इनकम्प्रेस, यानी ऐसा फ्लो जिसमें फ्लो करने वाले फ्लूइड की जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, उसमें कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा है, ना समय के साथ ना स्पेस के साथ, किसी भी प्रकार की कंडीशन में कोई भी बदलाव नहीं है, तो उस फ्लो को कहा जाता है इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अब उल्टा आप वही चीज को कर लो, ये हो गया इनकम्प्रेसिबल फ्लो का केस। तो कंप्रेसिबल फ्लो में ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, कि जो डेंसिटी होगी वो क्या करेगी, डेंसिटी में कुछ बदलाव यानी चेंज, मैंने डी रो लिखा है, डी रो मतलब चेंज इन रो, चेंज इन रो, यानी डी रो का मतलब होता है डिफरेंशियल ऑफ रो, डिफरेंशियल मतलब रो 1 माइनस रो 2, ऐसा है, यानी चेंज इन रो। रो का मतलब होता है डेंसिटी, यानी डेंसिटी में जो बदलाव है वो कुछ फाइनाइट क्वांटिटी अगर है तो हम उसे कहेंगे कि वो एक कंप्रेसिबल फ्लो है। ठीक है, इतना जानने की आवश्यकता थी। तो ये हमें डेंसिटी, इसके लिए जो पैरामीटर होता है दैट इज डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी जो फ्लो कर रहा है। आखिरी जो है दैट इज लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो का जो पैरामीटर है जिसके बेसिस पे ये दोनों कैटेगरी बनाई गई है वो होता है डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस कैसे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। लैमिनार मतलब शांत, लैमिनार मतलब शांत, कोई फ्लो एक ऐसा फ्लो जो आराम से फ्लो कर रहा है, जो शीट्स की तरह पानी है। देखिए समझिए मेरी बात को, पानी जब फ्लो कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, पानी की एक लेयर है, पानी की दूसरी लेयर है, फिर पानी की तीसरी लेयर है, और ये सभी लेयर्स जो है बिल्कुल शांत हैं। इसके एक लेयर के ऊपर जितने भी पानी के पार्टिकल्स हैं जो हैं वो दूसरे लेयर के पार्टिकल से इंटरैक्ट नहीं कर रहे, वो अपने ही लेयर में शांति से आगे मूव कर रहे हैं और किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं है, स्ट्रीमलाइंड फैशन में। लैमिनेटेड शीट्स के बारे में आपने सुना होगा, लैमिनेटेड शीट्स जो होती हैं, पतली पतली जो शीट्स होती हैं, है ना, ये होती हैं जो वो शीट्स है, पानी जो है, पानी का जो फ्लो है उन शीट्स की तरीके से फ्लो कर रहा है। एक शीट पानी की, दूसरी शीट पानी की, तीसरी शीट पानी की, ऐसे करते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक शीट्स हैं। और ये जो शीट्स हैं इनमें हर शीट पे पानी के पार्टिकल्स हैं, और एक पार्टिकल जो है पानी का वो दूसरे पार्टिकल को, यानी एक शीट दूसरी शीट के साथ इंटरफेयर नहीं कर रही, दोनों शीटें शांति से अपने अपने पार्टिकल को लेके आगे मूव कर रही हैं। तो इस प्रकार के फ्लो को कहा जाता है लैमिनार फ्लो। ठीक है, जो टर्बुलेंट फ्लो होता है वो क्या रहता है, इट इज़ अ नोटोरियस काइंड ऑफ फ्लो। नोटोरियस यानी जिसमें डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो, जिसमें पार्टिकल जो है वो उथल पुथल सी मचाएं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करें, ऐसा है, बिल्कुल शांति से मूव ना करें, यहाँ वहाँ पे बिल्कुल उपद्रवी तरीके से, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इस प्रकार से वो क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, यानी एक लेयर के पार्टिकल और दूसरे लेयर के पार्टिकल में क्या है, इंटरेक्शन है, यानी ये पार्टिकल दूसरे लेयर के ऊपर जंप करेगा, ऊपर का पार्टिकल नीचे जंप करेगा। तो क्या है बेसिकली, जो पानी का पार्टिकल है वो एक ही शीट, एक ही लेयर में मूव नहीं कर रहा है, वो ऊपर से लेकर नीचे किसी भी हैफ हैजार्ड मैनर में, हैफ हैजार्ड एक अंग्रेजी का शब्द है, हैफ हैजार्ड मैनर में आगे की तरफ वो लोग कूच कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस हमारे पास ज़्यादा होगा दैट इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो, जिसमें डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस हमारे पास कम होगा, लगभग नेग्लिजिबल होगा, दैट इज नोन एज लैमिनार फ्लो। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के फ्लो होते हैं, ये इनके पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे इनको डिफाइन किया जाता है। होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल। तो हम लोग मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जो सेकंड क्वेश्चन है दिस इज व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौली का जो थ्योरम है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स की सब्जेक्ट में। बर्नौली का थ्योरम जो है ये आता है एक नई, मतलब एक भाग होता है फ्लूइड मैकेनिक्स का जिसे हम लोग कहते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या होता है, फ्लूइड डायनेमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लो कंसिडरिंग द रीज़न बिहाइंड विच, जिसकी वजह से वो फ्लो टेक प्लेस कर रहा है। फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड डायनेमिक्स की एक ब्रांच होती है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ फ्लो कंसिडरिंग द रीज़न बिहाइंड दैट फ्लो। ठीक है,
ये रहता है। तो फ्लूइड डायनेमिक्स के अंडर में हम पढ़ते हैं बर्नौली का थ्योरम। बर्नौली का जो थ्योरम है उसको समझने के लिए पहले थोड़ा बैकग्राउंड स्टडी करना ज़रूरी है। बैकग्राउंड स्टडी में आपको सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरम्स बर्नौली के पहले दिए थे, ठीक है। पहला तो नहीं कहूँगा, एक थ्योरम जो आया था वो था नेवियर स्टोक्स थ्योरम। नेवियर स्टोक्स थ्योरम जो था वो कहता था कि जो फ्लो को मोटिवेट करने के जो फैक्टर्स होते हैं उनके 3 मेजर फैक्टर्स जो हैं वो हैं ग्रेविटी, प्रेशर और विस्कोसिटी। ये जो तीनों फोर्सेस आएंगी, इन तीनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मैं इसको इनर्शिया फोर्स के बराबर मान सकता हूं। इनर्शिया फोर्स ऑफ फ्लो के बराबर मैं इसको मान सकता हूं, ठीक है। फिर नेवियर स्टोक्स की एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक था। नेवियर स्टोक ने ये नहीं ध्यान दिया कि जब भी फ्लो टेक प्लेस करता है तो वो फ्लो ऐसा होता है कि उस फ्लो का जो 1 से 2% की जो डेप्थ होती है नीचे की, सिर्फ इसी डेप्थ में विस्कोसिटी प्रीडोमिनेंट होती है। बाकी की जो 98 से 99% डेप्थ होगी, इस डेप्थ में विस्कोसिटी लगभग नेग्लिजिबल होती है। इस चीज़ को देखा और इस चीज़ को ऑब्जर्व करके नेवियर स्टोक्स इक्वेशन को एक नया बदलाव दिया गया। विस्कोसिटी की वजह से जो फोर्सेस जनरेट हो रही थी, इंटरनल फोर्सेस, उनको निगलेक्ट कर दिया गया और एक नए व्यक्ति ने एक नया थ्योरम दिया जो कि यूलर का थ्योरम कहलाया। दूसरा जो व्यक्ति था दैट इज द यूलर्स थ्योरम। यूलर का थ्योरम कुछ नहीं था, बस सेम, सब कुछ सेम रहने वाला था। बस एक ही चीज़ थी कि ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स होगी और प्रेशर की वजह से जो फोर्स होगी, इन दोनों को जोड़ के इनर्शिया के बराबर भी माना जा सकता है। रीज़न क्या है कि 99% से लेकर 98% तक की डेप्थ ऑफ फ्लो जो रहेगी उसमें विस्कोसिटी लगभग नेग्लिजिबल थी। तो यूलर ने क्या किया, विस्कोसिटी को निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यूलर की थ्योरी को के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी थी। उनको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ एजम्पशंस लिए गए और उन एजम्पशंस को लेके एक नई थ्योरी दी गई। यानी यूलर की थ्योरी को बेस मानते हुए, यूलर को गलत नहीं माना गया है, इसमें नेवियर की इसको ड्रॉबैक माना गया, यानी नेवियर को एक तरीके से गलत माना गया, उसको इम्प्रोवाइज किया गया, लेकिन यूलर की थ्योरी को गलत नहीं माना गया। यूलर की थ्योरी को बेस लेते हुए कुछ नए अजम्पशंस को जोड़ते हुए उन्होंने बर्नौली थ्योरम बनाया, बर्नौली का थ्योरम बनाया। अब अजम्पशंस क्या थे? पहला तो अजम्पशन यही है जो कि यूलर भाई साहब ने लिया था। यूलर भाई साहब ने क्या कहा था कि विस्कोसिटी का जो इफेक्ट है उसको निगलेक्ट कर दिया जाएगा, यानी द फ्लो विल बी इनविसिड फ्लो है, यानी विस्कोसिटी उसमें नहीं है, ऐसा है। दूसरा जो अजम्पशन है वो होता है कि फ्लो होगा स्ट्रीमलाइन, शांत फ्लो है, टर्बुलेंट नहीं है। इससे पहले मैंने आपको लैमिनार और टर्बुलेंट के बारे में बताया है। लैमिनार फ्लो है, स्लो है, शांत है, आराम से, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आ रही है बिल्कुल भी, ठीक है। तीसरा जो है वो फ्लो इनकम्प्रेसिबल है, यानी फ्लो के अंदर डेंसिटी में, फ्लूइड की डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ऐसा है, ठीक है। और चौथा जो है वो है फ्लो है स्टेडी, यानी समय के साथ फ्लो की प्रॉपर्टी नहीं बदल रही है। बर्नौली ने 4 अजम्पशंस लिए थे, मैंने अभी हाल आपको बताए। एक अजम्पशन जो था विस्कोसिटी निगलेक्टेड, विस्कोसिटी का इफेक्ट नहीं लिया जाएगा। फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा, यानी डिस्टर्बेंस नहीं होंगे फ्लो में, शांत फ्लो होगा। एक उसने अजम्पशन लिया है कि इनकम्प्रेसिबल होगा, फ्लो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। और चौथा जो अजम्पशन है बर्नौली का वो क्या है कि जो फ्लो है इनकम्प्रेसिबल है और स्टेडी है, यानी समय के साथ फ्लो की प्रॉपर्टी में बदलाव नहीं आ रहा है। ये चारों चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। ये मेन अजम्पशंस थे बर्नौली के। इस पे सवाल आ चुके हैं जेईई लेवल के एग्जाम में, लगातार सवाल आए हैं, बहुत सारे सवाल आए हैं। बर्नौली के थ्योरम के अजम्पशंस बताइए, ऐसा है, ठीक है। इन अजम्पशंस को मद्देनजर रखते हुए और यूलर की थ्योरी को बेस बना के बर्नौली ने एक दूसरी थ्योरी दी। बर्नौली ने ये कहा कि अगर ये चारों अजम्पशन सत्य हैं
और अगर ये जो यूलर की जो थ्योरी है इसका बेस है, तो जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी फ्लो के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है वो 3 खंडों में बांटी जा सकती है। ये टोटल एनर्जी हेड है, टोटल एनर्जी हेड है। जो टोटल एनर्जी हेड होगा किसी भी फ्लो में, जो ये सारी चीज़ों को मानता है, फ्लो जो इन सभी नियमों को मानता है, उसकी जो टोटल हेड होगा वो 3 खंडों में उसने बांटा। पहला जो खंड था वो कहलाता था प्रेशर हेड, जो कहलाता था नहीं कहलाता है प्रेशर हेड। ऐसा नहीं है कि हम अभी पुरातन काल में जी रहे हैं, ये नवीन काल की थ्योरी है। ये अभी भी इसके बेसिस पे लैमिनार की थ्योरी और पाइप फ्लो के सारे प्रॉब्लम बर्नौली के बेसिस पे ही सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी हेड, दिस इज द वेलोसिटी हेड, ठीक है, एंड दिस इज द डेटम हेड। डेटम हेड और पोटेंशियल हेड भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है। यानी डेटम हेड मतलब इस डेटम से हाइट कितनी है, डेटम से हाइट कितनी है उसकी, उस पॉइंट की, उस सेक्शन की। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है। g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। p है उस सेक्शन पे जो प्रेशर लाई कर रहा है वो, रो है उस सेक्शन पे फ्लो होने वाले फ्लूइड की डेंसिटी, और फिर से स्मॉल g जो है दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो 3 खंडों में बर्नौली ने कहा अपने थ्योरम में, इन 3 खंडों में मैं टोटल एनर्जी को हेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल एनर्जी हेड प्राप्त होगा। और ये जो टोटल एनर्जी हेड है ये कांस्टेंट बना रहेगा थ्रू आउट द फ्लो। हर पॉइंट पे, किन्हीं भी 2 पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी हेड बर्नौली ने इन तीनों से रिप्रेजेंट किया वो कांस्टेंट बना रहेगा, अगर वो बर्नौली की ये कंडीशंस को पूरी तरीके से क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अगर इन सभी कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं तो जो टोटल एनर्जी हेड रहेगा वो हमारे पास किन्हीं भी 2 पॉइंट ऑफ फ्लो पे कहीं पे भी हो, वो उन 2 पॉइंट पे कांस्टेंट बनी रहेगी हमारे पास टोटल एनर्जी। लेकिन ये आइडियलाइज्ड केस है, ये आइडियलाइज्ड केस है, क्योंकि फ्लो को अकर कराने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं जिसमें हेड का डिफरेंस होता है। क्योंकि जब फ्लो टेक प्लेस करता है तो वो अपना कुछ हेड लूज करता है, यानी अगर मुझे फ्लो को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराना है तो यहाँ पे जो हेड होगा H1 और यहाँ पे जो हेड होगा H2, ये H1 हमेशा ज़्यादा होगा H2 से। ये जो है दिस इज रियल कंडीशन, ऐसा एक्चुअल कंडीशन में होता है। बर्नौली का मानना क्या था कि जो टोटल हेड है H1 ये बराबर होगा H2 के, ऐसा बर्नौली का मानना था, जो कि आइडियल कंडीशन है, ठीक है। बर्नौली की इस आइडियल कंडीशंस में इम्प्रोवाइज किया गया है और उसको फिर रियल सिचुएशन से रिप्लेस कर दिया गया, जो कि रियल सिचुएशन ये कहती है कि ओवरऑल हेड तो यही रहेगा सर, ओवरऑल हेड यही रहेगा, बस एक ही चीज में बदलाव आएगा कि पानी हमेशा हाई हेड से लो हेड की तरफ मूव करेगा, और जब वो हाई हेड से लो हेड की तरफ मूव करेगा तो वो अपने साथ कुछ एनर्जी को लूज कर देगा, अपने अंदर की एनर्जी को लूज कर देगा, और उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं हेड लॉस। हेड लॉस एक मेजर भूमिका निभाता है पाइप फ्लो के प्रॉब्लम्स में। जब हम पाइप फ्लो का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। Hope you people have understood each and everything which I have tried to explain you in this lecture. मैं आपसे मिलूंगा अगले लेक्चर में फ्लूइड मैकेनिक्स के। तब तक ऐसे ही लाइक करते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो वहाँ पे एक लाल कलर का एक बटन है, उसको दबा के थोड़ा सा बस अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा, और मैं आपसे मिलूंगा फ्लूइड मैकेनिक्स के अगले लेक्चर में। तब तक लगे रहिए, पढ़ते रहिए, सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद।